गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जनरल बात कर रहे थे कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से फैक्टर होते हैं या फिर कहें कि कौन कौन से जीव आते हैं। यूनिसेल्यूलर होते हैं या मल्टीसेल्यूलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं या फिर यूकैरियोट्स होते हैं, कौन कौन सी उनकी ब्रांचेज हैं, कौन कौन से उनके व्यवहारिक पहलू हैं, कहाँ कहाँ वो प्रयुक्त होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यहाँ जो माइक्रोबायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं उस माइक्रोबायोलॉजी का इतिहास कहाँ है, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस माइक्रोबायोलॉजी के लिए अपना अपना योगदान दिया। तो यहाँ इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास में सबसे पहला जो नाम सामने आता है वो नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात की थी, या फिर कहें कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे, इस बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक का क्या काम था कि इसने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। ल्यूवेनहॉक ने अपना स्वतः निर्मित माइक्रोस्कोप था, और इस माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता थी वो 200 से लेकर के 300 गुना थी। इसकी जो आवर्धन क्षमता थी वो 200 से लेकर के 300 गुना थी। इसका मतलब कोई भी चीज अगर 1 सेंटीमीटर की है तो वो 200 से 300 सेंटीमीटर बड़ी इसके नीचे दिखाई देती थी। तो इन्होंने खुद का जब माइक्रोस्कोप निर्मित कर लिया, नया नया माइक्रोस्कोप निर्मित किया था पहली बार वर्ल्ड में, लाइफ तो नहीं कहेंगे, वर्ल्ड में पहली बार कोई ऐसी चीज निर्मित हुई थी जिससे हम बड़े रूप में देख सकते थे, छोटी चीजों को भी बड़े रूप में देख सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो कुछ मिला इनको सबको माइक्रोस्कोप के नीचे लगा लगा के देखा, चाहे वो रिवर का जल था, चाहे नाले का जल था, दांतों की खुरचन थी, चाहे नाखूनों से निकला हुआ मैल था, सब चीज को उन्होंने निकाल निकाल कर क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे लगा लगा कर देखा। तो जब इन्होंने विभिन्न चीजों को माइक्रोस्कोप के नीचे लगा लगा कर देखा तो इनको सूक्ष्म जीव दिखाई दिए। इन सब में सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, सूक्ष्म जीव दिखे। तो इन्होंने कहा कि यहाँ जो भी चीज देख रहे हैं इनके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिख रहे हैं। तो ये ही सूक्ष्म जीव क्या है, इन्होंने इन सूक्ष्म जीवों को क्या नाम दिया। तो यहाँ सबसे पहले नाम बैक्टीरिया इन्होंने नहीं दिया था, तो सबसे पहले इन्होंने जो नाम दिया था वो नाम था एनिमलक्यूलस। एनिमलक्यूलस। तो सबसे पहले इन्होंने इनको क्या नाम दिया, एनिमलक्यूलस नाम दिया, कि ये एनिमलक्यूल्स होते हैं या एनिमलक्यूलस होते हैं जो इस सब में पाए जाते हैं। आगे की बात करते हैं। इसके बाद में नाम आता है एक रॉबर्ट कोच, जो जीवाणु की मेनली बात इन्होंने की थी, लेकिन खोज की अगर बात करें, वास्तविक रूप से जो खोज की बात करते हैं, वास्तविक रूप से, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि ये बैक्टीरिया है क्या है, वास्तविक रूप से जो खोज की थी, बैक्टीरिया की जो खोज की थी, वो बैक्टीरिया की खोज की थी कोच साहब ने, रॉबर्ट कोच या कोच ने। वास्तविक रूप से खोज बैक्टीरिया की इन्होंने की थी। पूरा नाम ही लिखते हैं इनका, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, क्योंकि इन्होंने कोच अवधारणा प्रस्तुत की, बहुत सारी चीजों को बताया था रॉबर्ट कोच ने। तो वास्तविक रूप से खोज बैक्टीरिया की इन्होंने की थी। बताया इन्होंने था ये जो विभिन्न पदार्थ होते हैं
इन विभिन्न पदार्थों में, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों में बात करें अपशिष्ट पदार्थों की, तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वो सूक्ष्म जीव इन्होंने क्या बोला था इनको, एनिमल्क्यूल्स। तो इन्होंने नींव रख दी, माइक्रोबायोलॉजी की यहाँ पर नींव रख दी थी। उस नींव को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो कार्य किया था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले क्या देखा कि यहाँ पर विभिन्न जो रोग होते हैं, इन्होंने विभिन्न डिजीज का अध्ययन किया था, विभिन्न डिजीज का अध्ययन किया। और अध्ययन से इन्होंने क्या देखा कि यहाँ जो डिजीज हैं, ये डिजीज किसकी वजह से हो रही है, रोग कारकों के कारण। यहाँ विभिन्न रोग कारक थे, ये रोग कारक क्या कर रहे थे, यहाँ विभिन्न रोगों को उत्पन्न कर रहे थे, विभिन्न रोगों का कारण थे। तो यहाँ इनका अध्ययन करके इन्होंने फिर कोच अवधारणा प्रस्तुत की, इनका अध्ययन किया और यहाँ पर कोच अवधारणा प्रस्तुत की, इन्होंने कोच अवधारणा प्रस्तुत की। देखिए इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। खोज अवधारणा तो पीछे दी थी इन्होंने, सबसे पहले एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। किसने, कोच ने। इन्होंने देखा कि पालतू जो पशु होते हैं, पालतू पशुओं में एक रोग होता है और ये पालतू पशुओं से, ये जो रोग है ये पालतू पशुओं से कहां पहुंचता है, जो इन पशुओं का संरक्षण कर रहे हैं या इन पशुओं के मालिक में। पालतू पशुओं से कहां पहुंच गया, ह्यूमन में। जो संरक्षण कर रहे थे, जो इनके मालिक थे, यहां से पालतू पशुओं से डिजीज यहां पहुंच गई ह्यूमन में, ह्यूमंस जो थे उनके अंदर पहुंच गई। तो ये कैसे पहुंची, क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि जो पालतू पशु हैं इनकी खोपड़ी में, जो इनका सिर होता है, इस खोपड़ी में छणाकार जीवाणु पाए जाते हैं। छणाकार सूक्ष्म जीव होते हैं, क्योंकि जीवाणु पीछे कहा था, छणाकार सूक्ष्म जीव होते हैं। ये छणाकार सूक्ष्म जीव एक में से निकल के कहां पहुंच जाते हैं, दूसरे में। इनको जब वाहक मिल जाता है तो उस वाहक के जरिए यहाँ ये एक से दूसरे के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये छणाकार सूक्ष्म जीव थे। इन छणाकार सूक्ष्म जीवों को इन्होंने यहां से पृथक किया खोपड़ी में से और लेकर के चूहों में डाल दिया, चूहों में डाला, यहां से पृथक किया और चूहों में डाला। तो देखा ये चूहे भी क्या हो गए, संक्रमित। जब इन्होंने यहां से पृथक करके इनके सिर में से, खोपड़ी में से जब इन्होंने चूहों में डाला तो ये चूहे भी क्या हो गए, संक्रमित हो गए। तो इन्होंने कहा कि यहां पर जो रोग है ये रोग विशिष्ट रोग कारक से हो रहा है, विशिष्ट रोग कारक से होता है। तो इनके अकॉर्डिंग यहां पर प्रत्येक रोग, यही नहीं कि यही रोग, प्रत्येक रोग के लिए कोई ना कोई रोग कारक होता है जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, संक्रमण होता है, या फिर कहें कि विशिष्ट रोग होता है। तो विशिष्ट रोग के लिए या फिर कहें प्रत्येक रोग के लिए या अलग अलग रोग के लिए यहाँ पर रोग कारक होते हैं। तो यहाँ इसके आधार पर इन्होंने कोच अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके आधार पर इन्होंने क्या अवधारणा प्रस्तुत की, देखते हैं। क्या है कोच अवधारणा। जब यहां इन्होंने एंथ्रेक्स की खोज कर ली थी, एंथ्रेक्स की खोज करने के बाद में जब इन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ एक से पृथक किए हुए जो सूक्ष्म जीव थे, जब अगर उनको हम दूसरे के अंदर पहुंचा देते हैं तो वो दूसरा भी क्या हो जाता है, संक्रमित। तो इसके आधार पर फिर कोच ने अपना मत प्रस्तुत किया, अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले प्रत्येक रोग का संबंध, प्रत्येक रोग का संबंध, प्रत्येक रोग का संबंध विशिष्ट रोग कारक से होता है, विशिष्ट रोग कारक से होता है।
क्योंकि फिक्स था ये। जो बीमारी हो रही थी वो किसी ना किसी रोग कारक की वजह से हो रही थी, किसी ना किसी सूक्ष्म जीव की वजह से हो रही थी। सेकंड पॉइंट, यहां जो रोग कारक है या फिर कहें कि जो रोगाणु है, रोगाणु भी कह सकते हैं रोग कारक को, रोगाणु को प्रयोगशाला में, रोगाणु को प्रयोगशाला में, लैब में पोषक माध्यम पर या पोष माध्यम पर संवर्धित कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं। सही था। अगर हम रोगाणु को पोषक माध्यम पर संवर्धन प्लेट पर ले जाके संवर्धित करें तो इनका संवर्धन हो जाता है, संवर्धित कर सकते हैं संवर्धित माध्यम पर ले जाकर के। और थर्ड पॉइंट, जो हमने संवर्धित किए हैं इन जीवाणुओं को संवर्धित रोगाणु को स्वस्थ प्राणी में प्रवेश कराएं, स्वस्थ प्राणी में प्रवेश कराएं तो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, तो रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। और एक बात और एक्स्ट्रा थी, इन्हें यहां से भी पृथक कर सकते हैं, इन्हें यहां से भी पृथक कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको एक बार स्वस्थ प्राणी में प्रवेश करा दिया उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता, तो इन्हें यहां से भी पृथक कर सकते हैं। तो ये थी कोच की अवधारणा। कोच ने अपनी अवधारणा में 3 पॉइंट को लिया कि कोई भी रोग किसी भी विशिष्ट रोग कारक से होता है, इस रोग कारक को पोषक माध्यम पर हम प्रयोगशाला में संवर्धित कर सकते हैं, वहां से हम किसी भी स्वस्थ प्राणी में प्रवेश कराएं तो इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि उस स्वस्थ प्राणी में भी ये क्या कर सकते हैं, वहां भी इसमें ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। और रोग उत्पन्न करने के बाद में हम वहां से भी इनको क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। तो ये थी कोच की अवधारणा। नेक्स्ट, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की खोज। ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की खोज। ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं क्षय रोग या फिर कहें टीवी। ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग या टीबी। इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले एक कोच थे, कोच के साथ में कुछ और इनके सहयोगी थे कि यहां पर एक रोगी था, और वो रोगी कौन था, बंदर। बंदर के अंदर क्षय रोग हो गया था, बंदर रोगी था, इसमें क्या हो गया था, क्षय रोग हो गया था। ये मर गया। मरने के बाद में क्षय रोग के टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो लंग्स में पाए जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीबी जो होती है वो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट करती है, इसके बैक्टीरिया डायरेक्ट लंग्स पर इफेक्ट करते हैं, लंग्स पर अटैक करते हैं, क्योंकि निमोनिया टाइप की बीमारी होती है। जैसे निमोनिया में क्या होता है आदमी को, वैसे ही ये क्या है कि लंग्स के अंदर जो इनकी कूपिकाएं होती हैं लंग्स में, उनमें पानी भर जाता है, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है
उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पानी भर जाता है, तो यहाँ सांस लेने में समस्या होती है। तो यहाँ जो इसका बंदर जब मरा तो यहाँ इसके जो फेफड़े थे, फेफड़ों से और फेफड़ों की कूपिकाओं से पृथक किया। किसे? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को पृथक किया और पृथक करके यहां इनको गिनी पिग के फेफड़ों में रोपित कर दिया, और इसमें भी फेफड़ों की कूपिकाओं में, फेफड़ों की कूपिकाओं में रोपित कर दिया, संरोपित कर दिया। तो इन्होंने गिनी पिग के जो फेफड़े थे, उन गिनी पिग के फेफड़ों की जो कूपिकाएं थी, यहां से लिया है, बैक्टीरिया को पृथक किया, आइसोलेट किया, और यहां पर क्या कर दिया, इसमें संरोपित कर दिया। अब क्या देखते हैं कि यहां 4 सप्ताह बाद जब इसका टेस्ट किया इन्होंने, गिनी पिग का टेस्ट किया, जबरदस्ती बेचारे गिनी पिग को मार दिया। तो गिनी पिग का जब टेस्ट किया तो यहां भी रोग था, यहां भी रोग के लक्षण थे। गिनी पिग जो स्वस्थ था, उस स्वस्थ गिनी पिग में भी रोग के लक्षण। जब इन्होंने यहां से इनको पृथक किया, ये रोग तो इनको दिख गया, तो जब यहां से इन्होंने इन सूक्ष्म जीवों को पृथक किया, या फिर कहें कि रोग कारक को पृथक किया, यहां से इन्होंने रोग कारक को पृथक किया, तो इन्होंने देखा कि इस रोग कारक में गुणन की क्षमता भी है, इसमें गुणन की क्षमता भी है, और साथ ही साथ स्पोर्स बनाने की कैपेसिटी भी है, स्पोर्स बनाने की क्षमता भी है। तो यहां जो रोग कारक पृथक किया था, ये रोग कारक जो हमने वहां से यहां सेट किया, संरोपित किया, यहां से यहां इसको अलग किया, तो ये इनकी खुद की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को नहीं खोते, वो कैसी रहती है, बरकरार रहती है। इनमें गुणन की कैपेसिटी बरकरार रहती है, स्पोर्ट्स बनाने की जो कैपेसिटी है वो कैसी रहती है, बरकरार रहती है। जब इस रोग कारक का अध्ययन किया गया, जब इसकी स्टडी की गई, तो यहां पाया कि ये जो रोग कारक हैं वो कौन से हैं, एंथ्रेक्स बैसिलस समूह के हैं, एंथ्रेक्स बैसिलस समूह के हैं। और इनको क्या कहा था इन्होंने, बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कुछ अवधारणा जब उन्होंने प्रस्तुत की थी, जब भी बता दिया था, जिनको एनिमलक्यूल्स एंटोनी और लीवनहॉक ने कहा था, उनको इन्होंने क्या, सूक्ष्मजीव को क्या नाम दे दिया था, रोगाणु। रोगाणु हिंदी में, इंग्लिश में क्या, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया किस ग्रुप से थे, एंथ्रेक्स बैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया थे। बाद में जब इन्होंने ह्यूमन में, बाद में इन्होंने इसकी स्टडी ह्यूमन में की कि ये डिजीज तो ह्यूमन में भी होती है, ऐसा ही नहीं है कि ये केवल उसमें ही हो रही है, ये डिजीज तो ह्यूमन में भी होती है। तो यहाँ जब इन्होंने ह्यूमन में स्टडी की, तो ह्यूमन में स्टडी करने के बाद में इसको क्या नाम दिया गया, ट्यूबरक्लोसिस नाम दिया। इस बीमारी को या इसका को यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस नाम दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को डिफाइन किया। यहाँ ट्यूबरक्लोसिस, और ये जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को क्या नाम दिया गया, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया नाम दिया गया, क्योंकि इसी रोग को उत्पन्न कर रहा है। जिस वक्त यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी आगे की तरफ बढ़ रही थी, विभिन्न प्रकार की खोजें हो रही थी, विभिन्न बैक्टीरियाओं की यहाँ पर खोज हो रही थी, उनके बारे में यहाँ पर बातें चल रही थी,
तो उस वक्त यहाँ एक चीज और थी, स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन का सिद्धांत, स्वतः जनन सिद्धांत है, स्वतः जनन का सिद्धांत। बात करेंगे हम लुईस पास्चर की। लुईस पास्चर, लोग कहते थे पहले कि यहाँ पर जो जीवों का निर्माण हो रहा है, जो जीव निर्मित हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? स्वतः होते हैं, प्रकृति की देन है, परमात्मा की देन है, इनको कोई नहीं बना रहा। तो आप लोगों ने 11th 12th के अंदर पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कि ये स्वतः बनते हैं। इस चीज का खंडन किया, और खंडन किसने किया? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने क्या किया? इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, जीवों की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती। जीवों की उत्पत्ति किससे होती है? जीवों के द्वारा ही होती है। इस चीज को इन्होंने समझाने के लिए यहां पर एक प्रैक्टिकल किया। तो इन्होंने इस चीज को एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझाया। इन्होंने क्या किया? 2 फ्लास्क लिए, फ्लास्क ए और फ्लास्क बी। फ्लास्क ए की जो गर्दन है, इसकी गर्दन कैसी है? सीधी। और जो फ्लास्क बी है, इसकी जो गर्दन है, गर्दन कैसी है? एस आकृति की। इसकी गर्दन एस आकृति की। इन्होंने क्या किया? यहां मांस के कुछ टुकड़े लिए, मांस के टुकड़ों को लेकर के इन्होंने इसके अंदर गर्म कर दिया। आप लोगों को पता है, जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में क्या होता है कि उसके अंदर से जो भी कोई रोग कारक होता है, अधिक बॉयल करने पर वो मर जाता है। और वैसे भी कोरोना में ये चीज बहुत अच्छे से सीख गए हो आप लोग। तो यहाँ पर दोनों के अंदर मांस के टुकड़ों को लिया, मांस के टुकड़ों को काफी देर तक बॉईल किया। बॉईल करने के बाद में ये कैसे हो गए? इनके अंदर जीवाणु रहित हो गए, किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु नहीं है। अब दोनों को छोड़ दिया। कुछ समय के बाद में, आफ्टर फ्यू टाइम, तो इन्होंने देखा क्या? फ्यू डेज, कुछ समय के बाद, आफ्टर फ्यू डेज, यहां जो मांस के टुकड़े थे, इनमें क्या हो गया? संक्रमण। इनके अंदर क्या हो गया? संक्रमण हो गया। ये सड़ने लग गया। ये मांस के टुकड़े क्या हो गए? सड़ने लग गए, इनमें से बदबू आने लग गई। लेकिन यहां जो था, यहां संक्रमण नहीं हुआ। यहां फिर ये क्या कहें कि जो मांस था वो मांस सड़ा नहीं। सड़ा नहीं। क्या रीजन था इसका? क्योंकि बॉयल तो हमने यहां भी किया था, बॉयल तो हमने यहां भी किया था, दोनों जगह बॉयल किया था, तो फिर ये ही क्यों सड़ा, ये क्यों नहीं सड़ा? तो इसके बारे में लुईस पास्चर ने क्या कहा कि ये जो है, इसकी गर्दन सीधी है, और सीधी किसके कांटेक्ट में है? ये वातावरण के। सीधी ये वातावरण के कांटेक्ट में है, और वातावरण में होते हैं सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव वायु के साथ, ये सूक्ष्म जीव वायु के साथ कहां पहुंच जाते हैं? फ्लास्क में अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां सूक्ष्म जीव प्लस वायु दोनों अंदर जाते तो हैं, लेकिन सूक्ष्म जीव कहां अटक जाते हैं? रास्ते में ही अटक जाते हैं, क्योंकि गर्दन कैसी है? मुड़ी हुई। तो ये रास्ते में ही अटक जाते हैं, यहां तक नहीं पहुंचते। ये सूक्ष्म जीव जब यहां तक नहीं पहुंचे तो यहां पर मांस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हुआ, या फिर कहें कि मांस सड़ेगा नहीं। कैसा रहेगा? सुरक्षित रहेगा। तो इन्होंने कहा कि किसी भी जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती है, जीव से होती है। तो इसका खंडन किया। इन्होंने कहा कि जीव की जो उत्पत्ति है, जीव की उत्पत्ति पूर्व जीव से होती है। पूर्व जीव से होती है। पूर्व जीव से होती है। तो इन्होंने इसके बेस पर कहा था कि अगर जीव से होती तो यहां भी हो जाती। यहां क्यों हुई, यहां क्यों नहीं हुई?
तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता, जीव की उत्पत्ति किसी पूर्व जीव से होती है, स्वतः नहीं होती। तो इस चीज को उन्होंने क्या कर दिया, पूर्ण रूप से इन्होंने खंडित कर दिया। ओके स्टूडेंट्स।